Hello the students of class 10. Today I am going to explain you the chapter Sector of Economics of class 10 Economics, and I will explain you very fastly. तो इस चैप्टर में 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं और इस सेक्टर में जो बेस है सारे प्रोडक्ट्स का वो फॉर्म होता है। देन आता है सेकेंडरी सेक्टर जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहते हैं। इसमें जो रॉ मटेरियल होता है वो अपनी शेप, अपना फॉर्म चेंज करता है थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग। अब आता है टर्सरी सेक्टर। इस सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है और इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के जो प्रोडक्ट्स रहते हैं वो यहाँ बेचे जाते हैं, सेलिंग ट्रेडिंग की जाती है और ये दोनों ही सेक्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल द 3 सेक्टर आर इंटरडिपेंडेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि हम गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू जो है वो कैसे काउंट करते हैं। उसके लिए हमारा मेथड है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें हम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू का सम करते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ईयर में सारे सेक्टर से प्रोड्यूस होती हैं। इसमें हमें ये प्रिकॉशन रखना पड़ता है कि हम फाइनल गुड्स की वैल्यू ही ऐड करें, ना कि हम रॉ मटेरियल की ऐड करें या उसमें होने वाली जो चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं उनकी, क्योंकि वो तो पहले से ही फाइनल गुड्स में ऐड हुई भी होती हैं। और हिस्टोरिकल चेंज क्या है, हमारा ये सेकंड टॉपिक है। इसमें क्या है कि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी तो प्राइमरी सेक्टर में चेंजिंग हुआ फार्मिंग नेचर, जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ा एंड इमरजेंस हुआ सर्विस सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो है पीपल फैक्ट्रीज में काम करने ज़्यादा आए, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हुई। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हुई, फिर जो इम्पोर्टेंस है कंट्री की डेवलपमेंट की वो ट्रेजरी सेक्टर के द्वारा बढ़ी और ट्रेजरी सेक्टर जो है वो सप्लीमेंट है ग्रोथ ऑफ बोथ सेक्टर। अब आता है हमारा फोर्थ टॉपिक जो है कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर बाय विच ट्रेजरी सेक्टर राइज। तो इसके हम ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड्स के लिए, ये 3 मार्क्स में आता है ज़्यादातर। एंड इसके 3 पॉइंट्स लिखने हैं कि जो ट्रेजरी सेक्टर में आते हैं सरकारी हॉस्पिटल एंड सरकारी एजुकेशन वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री सेक्टर, जितना डेवलपमेंट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का होगा तो खुद ही वो टर्सरी सेक्टर का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि तीनों सेक्टर जो है इंटरडिपेंडेंट है। एंड थर्ड पॉइंट ये है कि जब लोगों की इनकम राइज हो रही है तो वो अलग अलग सर्विस डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि बाहर खाना खाना। However, not all services is growing equally. जो सारी सर्विसेज है वो इक्वली ग्रो नहीं हो रही हैं। Where are most of the people employed? तो सबसे ज़्यादा पीपल जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में एम्प्लॉयड होते हैं, पर वो अंडर एम्प्लॉयड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक खेत है जिसमें हमें एक इंसान की ज़रूरत है, बट उसकी फैमिली में 4 लोग हैं, तो चारों लोग उसका काम डिवाइड कर रहे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयड हुए, क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं बट अपनी एबिलिटी से कम कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाइडन अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयड बोलते हैं। हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, तो ये सारे पॉइंट्स नीचे लिखे हुए हैं नोट्स में। और जो कुछ अनदर वेज हैं वो हैं कि हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ जो डेवलप कर लें और वर्क वहाँ पे स्टार्ट करें जहाँ के एरिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है। अब जब अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है तो इसको देखकर हमारे गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया था जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाए, नरेगा 2005, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट में गवर्नमेंट 100 डेज की एम्प्लॉयमेंट देती है और जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती उन लोगों के लिए राशन प्रोवाइड करती है। और जो ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उनका वर्क जो होगा वो हमें फ्यूचर में हेल्प करेगा। द वर्क दैट वुड हेल्प इन फ्यूचर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन फ्रॉम लैंड विल बी गिवन प्रेफरेंस अंडर द एक्ट। Our next topic is division of sector as organized and unorganized. So there are 2 sector, organized and unorganized. तो ऑर्गेनाइज्ड में ये होता है कि रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट एंड वर्कर्स अंडर इट्स सुपरविजन। इसमें जो जॉब्स रहती हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर रहती हैं और वर्कर्स जो है किसी की निगरानी के अंदर रहते हैं। रूल्स भी फॉलो किए जाते हैं, रेगुलेशंस और लॉ भी होते हैं, जैसे कि फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये सब फॉलो किए जाते हैं। और जो वर्कर्स हैं वो सिक्योरिटी भी, एम्प्लॉयमेंट की उनके पास सिक्योरिटी रहती है, मतलब कि कोई डर नहीं रहता कि उनकी जॉब चली जाएंगी। और जो वर्कर के आवर्स हैं काम करने के वो भी फिक्स्ड रहते हैं और जो उनकी फीस रहती है वो भी फिक्स्ड रहती है। और अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उन्हें ज़्यादा पैसे मिलते हैं और रिटायरमेंट में भी पैसे मिलते हैं।
बट अनऑर्गेनाइज में बिल्कुल उल्टा है। स्मॉल और स्कैटर्ड जो यूनिट्स रहती हैं लार्जली आउटसाइड, तो वो कंट्रोल में नहीं रहती गवर्नमेंट के। रूल्स और रेगुलेशंस भी इसमें फॉलो नहीं होते और एम्प्लॉयमेंट भी सिक्योर नहीं रहती, कोई भी कभी भी निकाला जा सकता है। वर्किंग आवर्स जो हैं वो फिक्स नहीं रहते, नो पेड लीव्स एंड नो प्रोविजंस ऑफ ओवर टाइम। इन सिंपल लैंग्वेज, ऑर्गेनाइज्ड में सरकारी नौकरियां आती हैं और अनऑर्गेनाइज्ड में प्राइवेट नौकरियां आती हैं। नेक्स्ट टॉपिक, हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो रूरल एरिया में हमें, जैसे कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, गवर्नमेंट को उनको हेल्प करनी चाहिए थ्रू एडुकेट फैसिलिटीज, जैसे कि टाइमली डिलीवरी करना, सीड्स की स्टोरेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करना और मार्केटिंग आउटपुट्स। अब हम अर्बन एरिया की बात करते हैं कि गवर्नमेंट अर्बन एरिया के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए क्या कर सकती है। तो कैजुअल वर्कर इन कंस्ट्रक्शन, ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ये एग्जांपल्स हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इन अर्बन एरिया। गवर्नमेंट शुड सपोर्ट दैम इन प्रोड्यूसिंग रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग आउटपुट्स। और जो प्रोटेक्शन है वो सोशल इकोनॉमिक लेवल पे भी प्रोड्यूस करी जानी चाहिए, जैसे कि SC, ST एंड OBC है, इनको रिजर्वेशन मिलता है। सेक्टर इन टर्म ऑफ ओनरशिप, अब हम पढ़ेंगे ओनरशिप के टर्म में सेक्टर्स। 2 पार्ट में डिवाइड है, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक, गवर्नमेंट ओन मोस्ट ऑफ द एसेट्स एंड प्रोवाइड ऑल सर्विसेज, जैसे कि जो चीज़ें गवर्नमेंट करती हैं, जो उनकी पॉलिसीज रहती हैं या फिर जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, जैसे कि रेलवेज रहते हैं, तो उसमें सारे गवर्नमेंट खर्चा करती हैं, वो सर्विस मोटिव के लिए होता है। और प्राइवेट में ऐसा रहता है कि ओनर ओन्स मोस्ट ऑफ द एसेट्स, कि जो ओनर रहता है वो एसेट्स अपने ओन करता है। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, तो ये क्या है, ये प्रॉफिट मोटिव है, ये कोई गवर्नमेंट के पैसे नहीं लग रहे, ये अपना बिजनेस चला रहे हैं। देयर आर सेवरल सेक्टर्स इन विच ओनली गवर्नमेंट इज एबल टू इन्वेस्ट एंड मैनेज। जो चीज़ें सोसाइटी के द्वारा नीडेड होती हैं, जो सबको प्रोवाइड करनी होती हैं, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के पास उतने पैसे नहीं है कि वो सबको प्रोवाइड कर सके। फॉर द ग्रोथ ऑफ सम सेक्टर्स सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट इज एसेंशियल। कुछ सेक्टर्स को सपोर्ट भी चाहिए होता है गवर्नमेंट का, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी और PDS। सम एक्टिविटीज आर द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट मस्ट स्टैंड ऑन दीज, जैसे कि हेल्थ एंड एजुकेशन, जो हॉस्पिटल एंड एजुकेशन सरकारी स्कूल होते हैं, वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और गवर्नमेंट को ही वो करना पड़ता है।